बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 26 फरवरी और पाकिस्तान में पीर की शाम। आज अभी तक की इंपॉर्टेंट खबरें और मेरा तज्जिया आपके सामने हाजिर है। सबसे पहली खबर आपके सामने रखते हैं पंजाब असम्बली से, जहां से मरियम नवाज को आज वजीर आला पंजाब मुंतखब करवाया गया है। फ्री रन दिया गया, मैदान खाली था मरियम नवाज के लिए। बगैर किसी इलेक्शन के, बगैर किसी मुकाबले के वजीर आला पंजाब मुंतखब हुई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी आज मैदान खुला छोड़ा है। मेरा ज़ाती तज्जिया उसके ऊपर क्या है वो आपके सामने रखता हूं। मेरे ख्याल में ये अच्छी स्ट्रेटजी नहीं थी। दूसरी खबर, असद तूर साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है कि असद तूर को इस्लामाबाद में FIA ने गिरफ्तार कर लिया है। हम आपको पहले ही बता रहे थे कि उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। पहले इमरान रियाज को गिरफ्तार किया जा चुका है। उसके बाद तीसरी खबर आपको देंगे कि जैसे ही वजीर आला मुंतखब हुई, फोटोशूट शुरू, मीडिया मैनेजमेंट शुरू। इमरान खान और उस्मान बुज़दार के ज़माने के तमाम प्रोजेक्ट्स को रीलॉन्च, नई नई पैकेजिंग, नई टैगलाइन के साथ वही पुरानी इमरान खान की और उस्मान बुज़दार के मंसूबे प्रोजेक्ट जो हैं उनको दोबारा से लॉन्च करने की भरपूर तैयारी की गई है। चौथी खबर जो आपके सामने रखेंगे वो है कि इलेक्शन कमीशन की फुर्तियां, और इलेक्शन कमीशन के अंदर 4 नई दरखास्तें आ गई हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी सूरत खवातीन की मखसूस नशिस्तें जो हैं वो ना दी जाएं। ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? वजीर आला भी बनवा लिया, वजीर आजम भी बनवा लिया जाएगा। इसके पीछे कहानी क्या है वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। और आखिरी खबर आपके सामने रखेंगे कि आज पंजाब के अंदर 100 से ज्यादा जीते हुए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान थे, खुसूसन पंजाब असम्बली के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की इकट्ठे होकर अपने फॉर्म 45 मीडिया के सामने रखे और ये तकाजा किया है कि उनको इंसाफ दिया जाए। दूसरी तरफ मरियम नवाज को वजीर आला मुंतखब किया गया है। अब आते हैं खबरों की तफसील की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको याद करवा दूं कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, ताकि आप हमारी आवाज को मजबूत कर सकें और ये दूर तक जा सके। आज की पहली खबर, मरियम नवाज साहबा बिला मुकाबला, बगैर किसी परेशानी के आज लूटी हुई, हारी हुई सीट के ऊपर धांधली से जीतने के बाद आज वो वजीर आला पंजाब मुंतखब हो गई हैं पंजाब असम्बली से। जब वो मुंतखब हो रही थी, उनका इंतखाब हो रहा था, तो पंजाब असम्बली के अंदर ना कोई शोर था, ना शराबा था, सन्नाटा था। पूरे इत्मीनान के साथ मरियम नवाज साहबा का यक तरफा इलेक्शन हुआ। ना कोई मद्दे मुकाबल था, ना कोई नारा लगाने का वाला, ना आवाज लगाने वाला। मरियम नवाज ने अकेले खड़े होकर बड़े तहम्मुल से तकरीर की। उनको जो लॉन्च करने का मरहला था, जो उनका लॉन्चिंग तकरीर थी उनकी वजीर आला के तौर पर, उसका भरपूर मौका उनको फराहम किया गया। और इसमें हमारी नाक़िस स्ट्रेटजी, मेरी ज़ाती राय है इस पर कि बहुत ही नाक़िस स्ट्रेटजी जो है वो पंजाब असम्बली के अंदर हमारी बनाई गई और उसको एग्जीक्यूट किया गया। ये मेरी ज़ाती नाक़िस राय है। क्योंकि याद कीजिए, जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने थे और उन्होंने पहले दिन तकरीर करनी थी, तो ऐवान के अंदर क्या कुछ किया गया था और यहां तक हालात पैदा कर दिए थे कि फाड़ फाड़ के कागजात इमरान खान साहब के सामने फेंके गए थे। हिसार बनाना पड़ा था मेंबरान को उनके इर्द गिर्द, और फिर जाकर वो तकरीर कर पाए थे, और भी कानों में हेडफोन लेके। याद कीजिए वो सारे का सारा मंजर जब इमरान खान साहब अपनी पहली तकरीर कर रहे थे तो बिलावल जरदारी और नून लीग ने उस दिन क्या किया था। उसके बरक्स आज पंजाब असम्बली में क्या हुआ? एक तो ये यकतरफा इलेक्शन था। दो चीजें पाकिस्तान की, पंजाब की तारीख में पहली दफा हो रही हैं, बल्कि पाकिस्तान की पहली खातून चीफ मिनिस्टर बनी। अच्छी बात है, खातून चीफ मिनिस्टर बनी, लेकिन खवातीन के काज को नुकसान पहुंचाया गया, उसको टेंटेड किया गया। अगर एक खातून वाकई जीत के या मखसूस नशिस्तों पर आकर वजीर आला बनती तो बात समझ आती। एक हारी हुई सीट के ऊपर जिताई हुई खातून धांधली के साथ, जिसको टोटल 187 सीटें कम से कम चाहिए या 190 के इर्द गिर्द कोई भी नंबर हो सकता है जिसके ऊपर आप वजीर आला बन सकते हैं, 42 सीटें जीतने वाली जमात को धांधली के साथ 200 से ऊपर सीटें बनवाकर आज वजीर आला बनवा दिया गया। लेकिन असल आज की जो हाईलाइट है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान थे उन्होंने बाइकआउट किया इलेक्शन का। मंतक तो समझ आती है, मंतक तो ये है कि एक इलेक्शन धांधली से हुआ, ये जीती हुई उम्मीदवार नहीं है। जब ये हैं ही धांधली की उम्मीदवार, पैदाशुदा धांधली के साथ ये वजीर आला बन रही हैं, तो फिर हम इनके इलेक्शन में ऐसे धांधली ज़दा इलेक्शन का हिस्सा हम क्यों बने? हम इस इलेक्शन का हिस्सा नहीं बनेंगे, इसलिए हम बाइकआउट कर रहे हैं। देखिए, अगर ऐसा है तो फिर स्पीकर के हमें इलेक्शन का हिस्सा भी नहीं बनना चाहिए था। वो भी इसी तरीके से इलेक्शन हुआ है, वो भी इसी इलेक्शन में से, इसी फरवरी 8 के इलेक्शन में से निकल के आए हैं। पहली बात। दूसरी बात ये कि जैसा मैंने कहा कि जब इमरान खान साहब ने तकरीर की थी तो पहले दिन उनका इंतखाब हुआ तो क्या कुछ असम्बली के अंदर हुआ था? आपकी, ये मेरी जाती राय है, आपकी इस पॉलिसी से जो नून लीग चाहती थी आपने उन्हें फराहम किया। सुंजियां हो जान गलियां तो विच मिर्जा यार फेरे, आपने वही काम किया।
अकेली मरियम नवाज वहां पर खड़ी होकर तकरीर कर रही हैं, उनकी बड़े तहम्मुल से वोटिंग हो रही है, आप सब छोड़ के बाहर चले गए। आपने बाइकआउट ही करना था, बिल्कुल करते, असेंबली के अंदर बैठते, कहते कि ये जाली इलेक्शन है, हमने इसकी वोटिंग के अंदर हिस्सा नहीं लेना, और शोर मचाते। असेंबली के अंदर तो आपको कोई मारपीट नहीं सकता, आपको कोई उठा नहीं सकता, आप पर अंदर तो पर्चे नहीं हो सकते। ईवान जो है वो जाहिर है कि ईवान की जो कार्रवाई है वो बिल्कुल कवर्ड होती है उसके अंदर। अगर आप कानून हाथ में ना, आप किसी को मारे नहीं, किसी को गाली गलोच नहीं करें, लेकिन आप असेंबली के फ्लोर के ऊपर अपना आईनी इखलाकी सियासी हक इस्तेमाल करते, आप धांधली के खिलाफ शोर मचाते, आप नारेबाजी करते, आप इनको सुकून। मरियम बीबी से तो दो लफ्ज नहीं बोले जाने थे तकरीर के। अगर आप सिर्फ इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाते रखते, या धांधली नामंजूर के नारे लगाए रखते, या 8 फरवरी का जाली इलेक्शन नामंजूर के नारे लगाते, या जाली वजीर आला नामंजूर के नारे लगाते, तो मरियम नवाज से तो दो लफ्ज नहीं बोले जाने थे। जो आज उनकी लॉन्चिंग थी वजीर आला के तौर पर, उससे पूरी दुनिया को पता चलता कि ये जालसाजी से वजीर आला बनी है, असेंबली का हाउस इन्हें नहीं मान रहा। आपने क्या दिया? सन्नाटा। आपने ऐसा सन्नाटा दिया जैसे कई दफा हमें वीलॉग रिकॉर्ड करने के लिए चाहिए होता है, सन्नाटा होता कि हम तहम्मुल से अपनी बात रिकॉर्ड कर सकें, आप तक पहुंचा सकें। ना ही शहबाज शरीफ शोर में तकरीर कर सकते हैं, ना ही मरियम नवाज शोर में तकरीर कर सकती। वो इमरान खान था जो कर गया था। आपकी स्ट्रेटेजी ये मेरी नजर में बिल्कुल दुरुस्त नहीं थी, आइंदा स्ट्रेटेजी को बदलना होगा, वहां खड़े होकर अपना एहतजाज का भरपूर हक इस्तेमाल करना होगा। ये मेरी जाती राय है, मैं गलत भी हो सकता हूं। इसके बाद दूसरी खबर जो आपके सामने रखेंगे, इसी खबर से कुछ और खबरें हैं जो आगे आपके सामने रखते हैं कि ये सब कुछ हुआ कैसे, ये आज ऐवान के अंदर क्या हुआ। लेकिन जो दूसरी खबर है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो है कि आज असद तूर साहब को गिरफ्तार कर लिया गया इस्लामाबाद से। जी हां, असद तूर साहब को एफआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। सारा दिन उनको बिठाए रखा और शाम में गिरफ्तार कर लिया गया। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि इससे पहले इमरान रियाज को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब असद तूर को मकसद सिर्फ बयानिया शिफ्ट करना है। असद तूर ने कोई जुर्म नहीं किया, इमरान रियाज ने कोई जुर्म नहीं किया, उनके घर वालों का कोई कसूर नहीं, उनकी फैमिलीज का कोई कसूर नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ बयानिया शिफ्ट करने के लिए सारी हरकतें की जा रही हैं, ताकि जो जाली झूठा इलेक्शन और लूटमार हो रही आज के दिन तक हो रही है, एक तरफ मरियम नवाज का इलेक्शन हो रहा है, तो दूसरी तरफ मेंबरान पंजाब असेंबली के जाली फॉर्म 47 जारी करके उसके ऊपर नोटिफिकेशन हो रहे हैं। अभी तक धांधली का मामला जो है वो चल रहा है। इस सारे मामले के अंदर आपको ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है। अच्छा जी, एक तो ये सिचुएशन जो है वो आपके सामने आई जो असद तूर साहब की है। उसके साथ साथ मैं पहले ही आपको इमरान रियाज साहब की सूरत बता चुका हूं। अब हम वापस आते हैं उस खबर की तरफ जो मैं आपको पहले दे रहा था कि मरियम नवाज साहबा ने पहले तो अपनी तकरीर की, लेकिन उसके साथ ही जैसे ही वो शुरू हुआ ये काम, तो एक लॉन्च होनी थी ना मरियम साहबा की, सॉफ्ट लॉन्च थी, हार्ड लॉन्च थी, सब कुछ इकट्ठे होना था, पूरा मीडिया मैनेजमेंट थी। आपको पता है हमारी बाजी को जो सियासी अदाकारी है वो करने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो आज पहले उन्होंने अपनी वालदा की कब्र पर हाजिरी दी। बिल्कुल ये उनका ज़ाती मामला है, माएँ सारी सांझी होती हैं, वो हमारी भी माँ हैं, हमारे लिए भी कुलसूम नवाज साहबा बहुत ही मोहतरम है, उनका बहुत एहतराम है। अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। लेकिन ये समझ नहीं आई कि उसको मीडिया को जारी करने का, उन तस्वीर को इस तरीके से बहुत ही ड्रामेटाइज करके उसको जारी करने की कोई समझ नहीं आई। फिर वो उनकी तस्वीर लेके आई, चलें ये उनकी मर्जी है, उनकी वालदा है, एहतराम की जगह पे है, उन्होंने उनकी तस्वीर साथ रखी, लेकिन ना रखती तो बेहतर है। वो एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ खातून थी, उन्हें क्यों इसमें सारे में कंट्रोवर्शियल किया जा रहा है? एक धांधली से जीते हुए इलेक्शन के ऊपर वो उनकी तस्वीर रखकर साथ तकरीर कर रही। तीसरी बात, मरियम साहबा ने यह कहा कि मैं इंतकाम की सियासत नहीं करूंगी। मैं आपको एक खबर देता हूं, आयशा भुट्टा साहबा, उनकी 2 हफ्ते पहले जमानत हुई, 2 हफ्ते कह दिया, हफ्ता पहले, तकरीबन 5-6 दिन पहले उनकी जमानत हुई एटीसी से। 19वें नंबर पर उनका नाम था, हम आपको ये दिखा रहे हैं ये स्क्रीन के ऊपर, 19वें नंबर पर उनका नाम था। जमानत उनको दे दी जज साहब ने। उसके बाद मरियम साहबा के कहने पर वो नाम निकाल दिया गया। जी हाँ, ये मैं आपको खबर दे रहा हूं, 19वें नंबर पर इनका नाम है, जमानत हुई, जारी हुई लिस्ट। ये आपको हाथ से लिखी हुई लिस्ट नजर आ रही है, ये ऐसे ही अदालतों के अंदर जारी होती है इनिशियली, फिर उसका टाइप होता है और प्रॉपर उसका जो अहकामात होते हैं। तमाम वकील वहां मौजूद थे, ये तमाम वकीलों ने कंफर्म किया, ये मेरी उनसे बात हुई, ये लिस्ट उन्होंने ही मुझे दी, ये लिस्ट जारी हुई। 19वें नंबर पर आयशा भुट्टा की जमानत हुई। चंद घंटे के बाद एतराज करने पर मरियम साहबा की स्पेशल ख्वाहिश पर यह जमानत वापस ले ली गई। जी हां, कभी अदालतों में यह मजाक आपने नहीं देखा। और उसके बाद एक तारीख डाल दी गई। उस तारीख पर जब सारे लोग आए तो फिर आयशा भुट्टा को बताया गया कि अब 1 मार्च को आप आएंगी, आज जज साहब छुट्टी पे हैं। दी हुई जमानत वापस ले ली गई। मकसद क्या है कि अब इन लोगों को मरियम नवाज साहबा छोड़ेंगी। आने वाले चंद दिनों में आप एक महात्मा रानी का एक आप बयान देखेंगे कि मैं इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखती, मैं इन खवातीन को छोड़ने का ऐलान करती हूं। उम्मीद तो मुझे कम है,
लेकिन ड्रामेबाजी के लिए ये किया जाएगा। जिनको पहले जमानतें हुई हैं उनकी जमानतें भी वापस ली गई हैं ताकि मरियम साहबा को बड़ा बनाकर दिखाया जाए। बहरहाल आज ये सारी की सारी फनकारियां और अदाकारियां सियासी जो थी वो शुरू रखी गई, और वो आपको मैंने बताया ही कि कहां से शुरू किया गया काम। उसके बाद तमाम ऐसे मंसूबे, हर जिले के अंदर लाइब्रेरी बनाना और एयर एम्बुलेंस शुरू करना और ख़वातीन की हरासगी और बाकी तमाम मंसूबे जो इमरान खान की हुकूमत में उस्मान बुज़दार के हाथों ये तमाम मंसूबों का ऐलान हो चुका हुआ है, उसके तस्वीरी सबूत, अखबारी सबूत, प्रेस रिलीजेस सब कुछ मौजूद है। वो बहुत सारे मंसूबे तो हैं जिन पर अमल भी हो चुका हुआ है, उन मंसूबों को दोबारा रीलॉन्च किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात कि हेल्थ कार्ड जिसको मरियम साहबा और उनके चचा ने बंद करवाया था, और वो मशहूर ज़माना ऑडियो लीक्स आपको मरियम साहबा की याद होगी। नवाज का वज़ीर आज़म को फंड्स की कमी का बहाना बनाकर आवाम के लिए हेल्थ कार्ड को बंद करने का मशवरा। कहा इमरान खान के पास दिखाने के लिए सेहत कार्ड के अलावा कुछ नहीं है। शहबाज शरीफ का मरियम नवाज से लेकिन हमने ये नहीं किया था। अगर आपको याद है हमने तो उसको $102 नीचे इससे पहले भी जिसमें उन्होंने कहा था कि ये इमरान खान का सबसे टॉप प्रोजेक्ट है, इसको हर सूरत हमने बंद करना है। इनकी ख्वाहिश पर हेल्थ कार्ड बंद हुआ था। आज ऐलान हुआ कि वो नई पैकेजिंग के साथ जो है उस हेल्थ कार्ड का जो है वो ऐलान किया जाएगा। अब ये मेरी समझ में नहीं है कि उतनी देर जो डायलिसिस के मरीज हैं, किसी की माँ जो है वो दिल की मर्ज से मर रही है, तो वो इंतजार करे कि जो इमरान खान का दिया हुआ हेल्थ कार्ड था वो अब रीपैकेजिंग होकर मरियम साहबा अपनी मर्जी से लॉन्च करेंगी। उतनी देर किसी की माँ मरती है तो मरे, उतनी देर किसी का बाप मरता है तो मरे, उतनी देर किसी बच्चे का नुकसान होता है तो हो, उतनी देर किसी का डायलिसिस रुकता है तो हो, उतनी देर किसी का ऑपरेशन नहीं होता तो ना हो, उतनी देर कोई मां जच्चगी में फौत होती है तो हो, क्योंकि मरियम साहबा की रीपैकेजिंग हो रही है उनके कार्ड की। आप फस्तायत की, आप बेहसी की, बेशर्मी की इंतहा देखिए इन लोगों की कि एक चलता हुआ प्रोग्राम पहले बंद किया गया, अब कहा जा रहा है कि उसकी रीपैकेजिंग करके रीलॉन्च किया जाएगा। तो आप वैसे ही कह देते कि इसका क्रेडिट मैंने लेना है। इतने गरीबों को 1 साल से ज्यादा अरसा इतनी बड़ी मुसीबत में इतनी मैयतें उठानी पड़ी होंगी लोगों को इलाज के बगैर, इतनी सिसकती हुई माएँ, इतने सिसकते हुए बाप मरे होंगे, आपको उस चीज का कोई ख्याल नहीं आया। आप रीलॉन्च कर लें, आप अपनी रीपैकेजिंग कर लें। अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं माफी मांगने की बजाय, उन्होंने माफी मांगने की बजाय आवाम से उन्होंने कहा मैं इंतकाम की सियासत नहीं करूंगी। बीबी कौन सा इंतकाम आपने लेना है? 100 से ज्यादा लाशें या 100 के करीब लाशें, सिर्फ 9 मई को 25 लाशें हमने उठाई हैं, उसमें से 18 लोगों के नाम है मेरे पास है जिनको उस दिन मारा गया, उनके नाम को आए सब कुछ हमारे पास मौजूद है। 25 लोगों की तकरीबन उस दिन लाशें उठाई गई, और उसके अलावा जिले शाह, अर्श शरीफ, ये मिला के फिर फैसल हमारा कारकुन लाहौर में, और ये तमाम शहादतें मिला के 100 के करीब तो शहादतें कर दी। आपको इस कुर्सी तक पहुंचाने के लिए 100 लोगों का खून तकरीबन आपके कदमों पर निछावर किया गया, तब जाके आप वजीर आला बनी हैं, तब जाके आप मुख्यमंत्री बन सकी हैं पंजाब की। 100 लोगों की जानों के ऊपर खड़ी होकर आपने इंतकाम लेना है। आपको माफी की सियासत से आगाज करना चाहिए था, आपको माफी मांगनी चाहिए थी। तमाम फस्तायत थे, जिस तरह से औरतों को जेलों में डाला गया, जिस तरह तशद्दुद करके म्यूटिलेट करके जिले शाह को शहीद किया गया, जिस तरह अर्श शरीफ शहीद हुआ, जिस तरीके से फैसल शहीद हुआ, आपको तो माफी मांगनी चाहिए थी 9 मई की उन तमाम विक्टिम खवातीन को जिनको अभी तक जेलों में डाला हुआ है। आयशा भुट्टा की तरह जिनको जमानत मिल गई वो अभी भी जेलों के अंदर सड़ रही हैं, आपको उनसे माफी मांगनी चाहिए थी। आप कह रही हैं मैं इंतकाम की सियासत नहीं करूंगी। इंतकाम लेने के लिए आपके पास है क्या? फिर कहा गया इन्होंने मुशर्रफ साहब के डंडे खाए थे, मुशर्रफ साहब का बड़ा जुल्म। कौन से डंडे खाए थे मुशर्रफ साहब के? डंडे तो आपके वालिद को भी नहीं मारे थे मरहूम मुशर्रफ ने, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। आपके अब्बा डील करके जद्दा निकल गए थे, ना उनको डंडे पड़े थे ना आपको पड़े थे। आपको डंडे कौन से पड़ गए? आप उंगली को खून लगाकर कौन से शहीदों में शामिल हो रही हैं? तो इसलिए बेहतर था कि आप माफी की सियासत से आगाज करती। और दूसरा, मैंने अपनी जाती राय दी कि बहुत बुरी स्ट्रेटेजी थी आज नून लीग को ओपन फ्लोर देना। भरपूर वहां पर पुरअमन आइन के अंदर रहते हुए भरपूर सियासी मुजाहमत करनी चाहिए थी और भरपूर तरीके से एक्सपोज करना चाहिए था इस सारे धांधली ज़दा मामलात को। उसके अलावा जी बहुत ही बड़ा ग्रैंड प्रोटोकॉल दिया गया मरियम साहबा को। जो फ़कीर है ना आपके
सिग्नल पे खड़ी औरत एक मांगती है, वो भी जब माचिस लेती है और साबुन की टिक्की लेती है तो उसके ऊपर टैक्स देती है। उस टैक्स के पैसों से आज जो प्रोटोकॉल का काम इमरान खान ने ख़त्म किया था, वो प्रोटोकॉल अब दोबारा वापस आया और एक शाही किस्म का प्रोटोकॉल आज दोबारा दिया गया। अच्छा जी, अगली खबर है, 100 से ज़्यादा जो अरकान असम्बली थे पंजाब के, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और शौकत बसरा भी उसमें मौजूद थे, और असगर जुवैया जो बहावलपुर से जीते हुए, तो उन्होंने बड़ा एक सादा काम रख दिया। उन्होंने कहा, मैं अपने फॉर्म 45 कुरान करीम पे रख देता हूँ, और मेरा जो मुखालिफ जिसको जिताया गया वो आकर कुरान करीम से उनको उठा ले, मतलब कह दे कि वो जीता हुआ है। मैं अपनी तमाम पिटीशन, अपना तमाम जो हक है इस सीट के ऊपर, अपना तमाम जो इस्तेहकाक है, मुतालबा है, वो वापस लेता हूँ, माफ़ी भी मांगूंगा, और मैं चुप करके घर चला जाऊंगा, मैं उसे जीता हुआ तस्लीम कर लूंगा। इससे बेहतर तो ऑफर नहीं हो सकती। यही ऑफर पहले शौकत बसरा भी कर चुके हैं। आज 100 से ज़्यादा पंजाब असम्बली के ऐसे अराकीन जिनका इलेक्शन लूटा गया, उन्होंने वहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लाहौर में भरपूर अपने फॉर्म 45 सामने रखे और दिखाए कि किस तरीके से इलेक्शन लूट कर यहाँ पर जाली मरियम रानी को जो है वो वहाँ पर एक बनाया गया, उनको वज़ीर आला बनाया गया। अच्छा जी, उज़्मा कारदार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लोटा हुई थी, पहले भी काफ़ी दफ़ा मादत के साथ नून लीग में बेइज्जती करवा चुकी हैं। स्टेज पे भी उनको मरियम नवाज साहबा के साथ गार्ड्स ने धक्के देकर नीचे उतार दिया था। आज अजीब माजरा हुआ जब वो असम्बली में आ रही थी मरियम साहबा, तो जो उज़्मा कारदार थी वो हलवा पूड़ी खा रही थी। हलवा पूड़ी खाते हुए ही उन्होंने मारी जफ्फी, जादू की मारी उन्होंने छलांग, और मरियम नवाज को जफ्फी लगाने की कोशिश की। उन्होंने उनका हाथ बुरी तरह से पकड़ के झटक के पीछे धक्का दे के कर दिया, और उसके बाद उज़्मा कारदार साहबा ने हस्बे तौफीक ये कहा कि मेरे हाथों पे तेल लगा हुआ था। मतलब ये वो वाली बात, अगर आपको कोई जूता मारे तो बंदा ये कहे कि वो मेरी कमर जूते के ऊपर जाके लगी है, जूता मेरी कमर पर नहीं लगा। तो इस तरह की तावील थी उनकी। ये काम तो होंगे जब आप फैमिली लिमिटेड पार्टियों में जाएंगे और फिर शाही अदब व अदाब का ख्याल नहीं रखेंगे। मैं पहले भी ये बता चुका था, फिर किसी दिन डिटेल में बताऊंगा कि मरियम साहबा का प्रोटोकॉल आपको मजाक लगेगा, लेकिन ये हकीकत में है। जो लोग भी वज़ीर आज़म ऑफिस में काम करते रहे वो आपको बताएंगे। उनका जो प्रोटोकॉल है वो क्वीन एलिज़ाबेथ वाला है। किसी दिन डिटेल में ये बताऊंगा कि वो कैसे ये प्रोटोकॉल लेती हैं और कैसे वो ऑब्जर्व करवाना चाहती हैं दूसरों से कि ये प्रोटोकॉल जो है वो ऑब्जर्व करवाया जाए। अच्छा जी, सिंध असम्बली में भी फॉर्म 45 पर जीतने वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उसके साथ साथ जो अगली खबर आपको हमने रखनी है वो है कि इलेक्शन कमीशन के अंदर जो 4 दरखास्तें दे दी गई हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें जारी ना की जाएं। अब आप सोच रहे होंगे वज़ीर आला भी अपनी तकरीबन पसंद के बनवा लिए, सब कुछ कर दिया, फिर ये दरखास्तें देने का मकसद क्या है? सेनेट का इलेक्शन, आगे सेनेट का इलेक्शन आ रहा है, ये सब कुछ अब उसके लिए हो रहा है, क्योंकि मखसूस नशिस्तें मिलेंगी पंजाब असम्बली में, केपी में, ऊपर तो पीटीआई की तादाद ज़्यादा हो जाएगी। इन हालात के अंदर फिर पीटीआई जो है वो सेनेट में अपने मेंबरान ला सकेगी। तो सेनेट को कंट्रोल करने के लिए 4 जगहों के ऊपर मौलवी इकबाल हैदर, जो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर अक्सर पिटिशंस करते हैं, याद कीजिए जनरल बाजवा या दूसरी तमाम जो पिटिशंस होती थी वो मौलवी इकबाल हैदर ही अक्सर करते थे, और उन्होंने भी पिटिशन कर दी। उससे आपको समझ आ गई होगी कि कौन ये पिटिशंस कर रहा है और कौन करवा रहा है। तो इलेक्शन कमीशन में 4 दरखास्तें आ गई हैं, जिनकी समाअत भी इलेक्शन कमीशन ने फौरी रख दी है। मकसद एक ही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें ना दी जाएं, ताकि सेनेट के इलेक्शन के अंदर भी ये तो धांधली कर ली, आगे सेनेट में भी धांधली की जाए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।